हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम आ गए हैं एक अनदर वीडियो के साथ। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स फिर से लेके आ गए हैं एक बार। ठीक है, ये एक तरीके से वन शॉट वीडियो होने वाली है। वन शॉट वीडियो होगी ये। अच्छा, इसमें हम क्या क्या पढ़ सकते हैं? अब थ्योरी डिस्कस नहीं करेंगे, थ्योरी हमने कर ली सब डिस्कस। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की पूरी प्लेलिस्ट है, 6 वीडियोस हैं, उसमें थ्योरीज और इम्पोर्टेंट टर्म्स सब कुछ समझाया गया है। 1 सैंपल टी टेस्ट, 2 सैंपल टी टेस्ट, सबकी एक वीडियोस बनी है अलग, तो वो आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाके देखना। यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखो 20+ MCQs डिस्कस करेंगे, 5 क्वेश्चंस 1 सैंपल टी टेस्ट के और 1 क्वेश्चन 2 सैंपल टी टेस्ट के डिस्कस करेंगे। अब इस चैप्टर में से किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, सिर्फ इस बार जो एग्जाम आ रहा है उसके लिए नहीं कह रहा मैं, आगे आने वाले 2-3 साल तक इस चैप्टर में से किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो ये 5 मार्क्स का चैप्टर है। 5 मार्क्स के चैप्टर में या तो हो सकता है कि आपका एक 3 मार्क्स में क्वेश्चन बने और आपके 2 MCQs बने। ठीक है, एक हो सकता है आपका कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन बने और 3 MCQs बने। ठीक है, इस तरीके से आपका ये चैप्टर डिवाइड होगा। अब इस बार के सैंपल पेपर में क्वेश्चन नहीं आए हैं, सिर्फ 5 MCQs दे दिए हैं। बट देखो सैंपल पेपर पे जरूरी नहीं है कि सैंपल पेपर जिस तरीके से आया है सेम पैटर्न वही रहेगा पेपर का, ऐसा नहीं होता। तो एक ही चैप्टर में से सारे MCQs आना पॉसिबल कम होते हैं, पॉसिबिलिटी उसकी कम होती है। तो इस वजह से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 2 MCQs, तो 5 मार्क्स का चैप्टर बन गया, या फिर 3 MCQs और 2 मार्क्स के। हाँ, MCQs के चांस ज्यादा हैं बनने के। अब MCQs ही हम तभी 20+ MCQs कर रहे हैं। अब इन MCQs में थ्योरी के MCQs भी बन सकते हैं, या आपको हो सकता है कि एक MCQs में ही एक केस स्टडी टाइप बना के दे दे और वो ऑप्शन में पूछ ले, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्वेश्चंस हैं, कितने क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सब डिस्कस करेंगे, साथ साथ थोड़ी बहुत थ्योरी भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, क्योंकि देखो यहां पर जो MCQs क्वेश्चंस हैं उसमें हमें सॉल्व तो करना नहीं है, सिर्फ पढ़ के थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो। तो थ्योरी पढ़ने के लिए इस चैप्टर की तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, पूरी डिटेल में थ्योरी पढ़ाई गई है, इस चैप्टर के बारे में पूरा डिटेल एनालाइज करवाया गया है, तो उसमें आप जाके पढ़ सकते हो। नहीं तो इस चैप्टर, अगर इस वीडियो में आपने अच्छे से ये MCQ से क्वेश्चंस देख लिए तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ये 5 मार्क्स के चैप्टर में। तो इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में। मुझे पता है कि स्टूडेंट्स अब तक इस चैप्टर को लेके बहुत ज्यादा घबराते हैं कि ये ऐसा एक चैप्टर है कि ऐसा कभी भी हमने इससे पहले पढ़ा ही नहीं है। 9th 10th 11th इससे पहले कभी हमने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा नहीं है। ये बिल्कुल नया टॉपिक है और बहुत ही कुछ मतलब स्टूडेंट्स के लिए ये अजीब सा टॉपिक है, क्योंकि इस पर टी टेस्ट वगैरह कुछ चीजें होती हैं जो हम पढ़ते हैं। बट आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख ली है तो आपको सब कवर हो जाएगा। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप जाके देख सकते हो, थ्योरी वीडियोस चैनल पर है, प्लेलिस्ट है पूरी। अब देखो हम डिटेल में थ्योरी तो डिस्कस कर नहीं सकते ना, क्योंकि वीडियोस बहुत लेंथी हो जाएगी। अगर आपको डिटेल थ्योरी पढ़नी है तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया। हम यहाँ पर MCQs डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से MCQs बन सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, हो सकता है कि वही स्टेटमेंट में दे दे और आपसे एज अ डेफिनेशन ही पूछ ले कि इसको क्या बोलेंगे, कि ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, पैरामीटर है, स्टैटिस्टिक है, क्या है, ये सब पूछ सकते हैं आपसे। तो देखो यहां पर हम डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस, MCQs लेते हैं पहले, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर ये बोला है कि देखो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा क्वेश्चन, एन ऑब्जर्व्ड सेट ऑफ द पॉपुलेशन दैट हैज बीन सेलेक्टेड फॉर एनालिसिस इज कॉल्ड। 4 ऑप्शन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। क्या है कि पॉपुलेशन क्या है कि एक लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, डेटा, ऑब्जर्वेशंस, कुछ भी कह सकते हैं, उसमें से हमें रैंडमली कुछ सैंपल्स लेने हैं, सेलेक्ट करने हैं, जिनसे कि हम आगे टी टेस्ट वगैरह करते हैं, ये अभी बाद में पढ़ेंगे। सिर्फ हम टर्म की बात करते हैं कि इसमें से ऑप्शन क्या है, वो क्या बोल रहा है। तो सिंपल यहां पर इसका आंसर होना चाहिए था, फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए ए सैंपल। ठीक है, क्योंकि अगर हम एक लार्ज क्वांटिटी में से कुछ सैंपल ले रहे हैं उसको एनालिसिस करने के लिए, तो एक्चुअल में वो सैंपल ही तो होते हैं जो हम लेते हैं। तो यही बोला गया है कि एक सेट ऑफ पॉपुलेशन दैट हैज बीन सेलेक्टेड, एक
पॉपुलेशन के सेट में से कुछ सेलेक्ट किया है एनालिसिस करने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? सैंपल बोलेंगे। अब ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे, बस कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे एमसीक्यूज में आपसे। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने इस चैप्टर में नई नई सीखने के लिए मिली है, उसी को ही बस थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमा के वो आपको क्वेश्चन बना के दे देंगे एमसीक्यूज। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें क्या, इसमें आपको थ्योरी समझनी है बस, जिसके लिए वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हो। इसमें क्या कुछ ऐसा नहीं है ना कि इसमें हमें कुछ प्रैक्टिकल करना है, फॉर्मूला लर्न करना है, वो आगे आएगा, इन 2 चैप्टर्स में आएगा। बट यहां पर अभी सिर्फ थ्योरी बेस्ड एमसीक्यूज बनेंगे आपके। सेकंड क्वेश्चन देखो, अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन इज नॉन एज अ, क्या होगा? देखो अगर पैरा पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है तो उसका आंसर पैरामीटर होता है। मैंने समझाया हुआ है कि थ्योरी में कि पॉपुलेशन के लिए हमें अगर कैरेक्टरिस्टिक्स कह रहा है पॉपुलेशन की, तो ये पैरामीटर होता है इसका आंसर, ठीक है। और अगर यहां पर सैंपल के लिए पूछता है तो सैंपल के लिए आपका होगा स्टैटिस्टिक। आराम से यहां से 2 एमसीक्यूज ये बन सकते हैं आपके, दोनों में से, दोनों तो नहीं देगा, एक देगा, तो इजीली बन सकते हैं ना। कुछ भी नहीं याद रखना, बस ये याद रखना है पॉपुलेशन के लिए पैरामीटर है और सैंपल के लिए स्टैटिस्टिक है। तो देखो सिंपल है ये चीज, PPSS ऐसे याद कर लो। अब इसमें पॉपुलेशन के लिए बोला गया है तो इसका आंसर बी हो जाएगा, पैरामीटर, ठीक है। अब ये चीज समझ भी लो साथ साथ और लर्न भी कर लो। आगे थर्ड क्वेश्चन के लिए देखो, अब सैंपल के लिए पूछ लिया, अभी मैंने बता दिया, तो इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, स्टैटिस्टिक। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे इस चैप्टर में से, तो आप बेकार में घबराते हो इस चैप्टर से। मैंने आपको बता दिया ना, इस वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। अगले 2-3 साल तक क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही घूम फिर के आएंगे, इन्हीं में से कुछ अलग से नहीं आएगा अप्लाइड मैथ्स में इस चैप्टर में अगले 2-3 साल तक, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं कि यहां पर बोला गया है कि अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 4 ऑब्जर्वेशंस 1, 3, 5, 7, व्हाट इज द वेरिएंस। अब यहां पर नॉर्मल जो हम ये 10 तक सीखते थे ना, 11 तक सॉरी, वेरिएंस वगैरह निकालना, तो वही चीज है नॉर्मल। 4 ऑब्जर्वेशंस दिए हमें 1, 3, 5, 7, ठीक है। सबसे पहले हमें यहां पर क्या करना है, पहले तो मीन निकाल लो इसका। अब मीन कैसे निकलेगा? नॉर्मल मीन तो हमें पता कैसे निकलता है कि इन ऑब्जर्वेशंस का सम करना है हमें और डिवाइड बाय करना है n। तो 1 + 3 + 5 + 7 अपॉन में 4 ऑब्जर्वेशंस है, तो कितना आ जाएगा ये 5, 8, 16/4 यानी कि 4। तो मीन तो इसका 4 आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमारे पास देखो ये होता है। फॉर्मूलेस 2-3 छोटे छोटे फॉर्मूलेस हैं जो कि हम 11th में भी पढ़ के आते हैं ये। तो इसका फॉर्मूला होगा रूट में सिग्मा अपॉन n-1। यहां पर ये कैपिटल N कह दो या स्मॉल n कह दो, एक ही बात है। इसका मतलब यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो वो वेरिएंस बन जाता है। ये चीज पता है ना, ये भी पढ़ी हुई है हमने कि इसमें भी कुछ बताने वाली बात नहीं है कि अगर ये स्टैंडर्ड डेविएशन है तो इसका ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन को। आप अगर पूरा नाम लिखना चाहते हो तो लिख दो, गलत नहीं है। इसका स्क्वायर का मतलब ये होता है कि ये रूट इधर आएगा तो इसका स्क्वायर यानी कि ये वैल्यू हमें वेरिएंस मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर निकाल लो। अब ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? देखो x - x बार, ये x है हमारे, ये x आइज है हमारे सारे, इसमें से x बार -1 करना है, उनका स्क्वायर करना है, फिर सम करना है, ठीक है। चलो ये अलग से निकाल लेते हैं एक बार कि सिग्मा यानी कि सम ऑफ दिस, इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा ये। यहां पर देखो 1 - 4, 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि सम है ना सबको प्लस करना है, 3 - 4, ये x क्या है, ये है, और ये x बार हमने 4 निकाला है, तो 3 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे प्लस
5 माइनस 4 का होल स्क्वायर एंड आगे 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर दो, -3 का होल स्क्वायर। अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहां पर मैं समझाने के लिए आपको एक एक स्टेप लिख रहा हूं बस। तो ये आ जाएगा 3 की पावर 2, 9 + 1 + 1 + 9, यानी कि ये हो गया 9 + 1 10 और ये 20 आ गया आपका। तो 20 अपॉन, देखो हमें वेरिएंस निकालना है ना, तो सिंपल इसमें से रूट हटा दो, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछेगा तो रूट कर देना उसका। तो वेरिएंस कह रहा है तो 20 अपॉन n-1 यानी कि 4 - 1 = 20/3। इसमें से ऑप्शन मैच कर लेंगे हम, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें से। अब देखो यहां पर एक चीज समझने वाली है, कुछ ऐसी बात नहीं है, फॉर्मूला आप चाहे ये लिख दो, देखो फॉर्मूला आप चाहे n-1 लगा दो या फॉर्मूला आप n लगा दो, अच्छा आंसर में फर्क पड़ेगा, ठीक है, बट आपके ऑप्शन के हिसाब से आप देख लेना, अगर एमसीक्यूज में आता है तो आप क्या लगा रहे हो, ठीक है। अब यहां पर हमें n लेना है ऑब्जर्वेशंस, तो यानी कि 4, तो इसमें ऑप्शन 5 आ जाएगा, ठीक है। जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, यहां पर बोला है कि व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब यहां पर देखो इस नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए हम यहां पर अगर n-1 लगाते हैं, तो देखो n-1 लगाएंगे तो 20/3 आएगा, ये आएगा हमारा 6.66 समथिंग, ठीक है। तो राउंड ऑफ करके 6.7 ले लेते हैं इसको। अब जब इसका अंडर रूट करोगे, 6.67 का अंडर रूट करोगे तो 2.58 आएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप ऑप्शन में मैच कर लेना आपका क्या ऑप्शन है। बस ये तो बेसिक चीज है, मीन निकालना है। हो सकता है कि डायरेक्ट मीन ही निकालने के लिए पूछ ले 1 मार्क्स में, सिर्फ इतना इजी भी आ सकता है, ठीक है। स्टैंडर्ड वेरिएंस निकालोगे तो ऑप्शन में देख लेना, अगर पॉइंट में आंसर आ रहे हैं मतलब तुम्हारा यहाँ पर n-1 रख के एक बार चेक कर लेना, एक बार n रख के, जो भी ऑप्शन में होगा मैच कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर अब इस वाले ऑप्शन, जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था, देखो 7th क्वेश्चन का आंसर है ये वाला, तो इस वाले क्वेश्चन में सेम पूछा था, बस इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लिया, तो इसमें हमने n-1 रख दिया 3, क्योंकि ऑप्शन उस हिसाब से था, ठीक है। आपकी एमएल अग्रवाल की बुक में भी n-1 करके दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, तो उसी हिसाब से ही इसका आंसर उन्होंने इस तरीके से कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, आप समझ जाओगे। ऑप्शन आएगा ना आपके पास, तो ऑप्शन में देख लेना कि फॉर्मूला ये रखना है या n-1 लगा के रखना है, ठीक है। क्योंकि देखो अभी टी टेस्ट का जब हम बात करेंगे ना, टी टेस्ट में भी हम 2 फॉर्मूलेज देखेंगे, एक तो नीचे n आएगा, एक n-1 आएगा। अब आपकी एनसीईआरटी की बुक में नीचे n दिया हुआ है, तो आप n अप्लाई करके आना, अगर आप n-1 से भी करोगे तो वो भी गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। तो अभी आगे आएगा तो उस पर हम डिस्कस करेंगे, पहले आप इतना सा समझ लो, ये चीज सिंपल है। ये क्या है, ऑब्जर्वेशंस को ऐड किया, मीन निकाला, मीन निकालने के बाद इसको बोला जाता है, देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये अभी आगे भी आएगा जब हम टी टेस्ट पढ़ेंगे, इसको बोला जाता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अ स्टेटमेंट मेड अबाउट अ पॉपुलेशन पैरामीटर फॉर टेस्टिंग पर्पस इज कॉल्ड। अब यहां पर क्या है कि हम टेस्टिंग पर्पस के लिए सैंपल्स लेते हैं ना, जिसके लिए हम टी टेस्ट पढ़ते हैं, तो वहां पर हम क्या क्या पढ़ के आते हैं, सुना होगा ना, हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ते हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन में देख लो कि स्टेटमेंट मेड अबाउट अ पॉपुलेशन पैरामीटर फॉर टेस्टिंग पर्पस इज कॉल्ड, क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, हाइपोथेसिस, ठीक है। द assumed hypothesis which is tested for rejection considering it to be true is called। ऑप्शन देख लो, हमारा आंसर किस पर डिपेंड करता है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट है या डू नॉट रिजेक्ट है, रिजेक्शन रूल पर डिपेंड करता है ना। तो रिजेक्शन के लिए पूछा है, ऑप्शन देख लो क्या है, नल हाइपोथेसिस आंसर होना चाहिए इसका, सिंपल सी बात है, ठीक है। टी टेस्ट पर पढ़ते हैं हम ये वाली चीजें, तो टी टेस्ट अभी डिस्कस करेंगे, यहां पर अभी पहले एमसीक्यूज देख लो। नेक्स्ट देखो,
अब नेक्स्ट देखो, अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस एक्सेट्रा इज रेफर्ड टू। अब ये भी जब मैंने थ्योरी पढ़ाई है इसमें बताया है कि पॉपुलेशन का मतलब वो मत सोचो कि पॉपुलेशन है, लोग हैं, पीपल्स हैं, ये नहीं है इसका मतलब ही। इसमें पॉपुलेशन का मतलब ये है कि ह्यूज क्वांटिटी में ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ भी चीजें अगर आपको ह्यूज क्वांटिटी में हो रही हैं तो उसका मतलब है पॉपुलेशन। तो इसमें पॉपुलेशन का मतलब ये है, पॉपुलेशन वर्ड आता है ना कि अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इवेंट, एक्सपेरिमेंट्स, डेटा, ऑब्जर्वेशंस, ये सब कुछ क्या है, पॉपुलेशन है। इसी में से अगर हम कुछ एनालिसिस करने के लिए कुछ लेते हैं डाटा, कुछ सम अमाउंट, कुछ स्मॉल अमाउंट क्वांटिटी में लेते हैं तो उसको बोला जाता है सैंपल। अब नेक्स्ट पार्ट में देखो यही है कि अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ अ पॉपुलेशन सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में से ही लेते हैं। अगर मान लो कि हमारे पास कुछ 1 लाख स्टूडेंट्स का कोई डाटा है, एज का डाटा है, हाइट का डाटा है, कुछ भी है, उसमें से हमने रैंडमली सैंपल्स लेने हैं कुछ स्मॉलर ग्रुप में, तो उसको ही बोला जाता है सैंपल। अब ऐसे ही आपसे एमसीक्यूज में क्वेश्चंस घुमा के दे देगा, कुछ वर्ड प्रॉब्लम बना के दे देगा एमसीक्यूज में और पूछ लेगा कि वो क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द मेथड ऑफ सैंपलिंग in which the selection of members from the population is random such that each member of the population has an equal chance of being selected is called। क्या मतलब है इसका? ठीक है, देखो प्रोबेबिलिटी में हम क्या पढ़ते हैं कि अगर हेड या टेल आया तो इक्वल चांस मिलेंगे सबको, हेड आने का भी 1/2 प्रोबेबिलिटी है, टेल आने की भी 1/2 प्रोबेबिलिटी है, तो इक्वल चांस है ना। तो इसको क्या बोला जाता है, अगर हम इस डेफिनेशन को पढ़ें तो यहां पर इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर भी यही बोला गया है ना कि इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो यहां पर आपको ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये फिलिप्स में है, तो आपके एग्जाम में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये तो फिलिप्स से हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये भी एमसीक्यूज में बन सकते हैं। नेक्स्ट पर देखो क्या है, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यूज का कि अ डैश इज अ न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सैंपल। आ गया ये वही चीज जो भी हमने एमसीक्यूज में डिस्कस करा है। सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलते हैं, सिंपल, स्टैटिस्टिक, और पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलते हैं, पैरामीटर। अभी समझाया था ना मैंने, पीपीएसएस, ऐसे याद रख लो। पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन म्यू इज। अब ये पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन मीन को हम म्यू से डिनोट करते हैं और सैंपल मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो यहां पर बोला गया है कि द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन म्यू इज सैंपल मीन। ठीक है, क्योंकि देखो हमने पॉपुलेशन मीन हमारे पास कुछ है, अगर हमने उसमें से सैंपल मीन लिया तो वो किसमें से, ये सैंपल मीन कुछ अलग नहीं होता, ये सैंपल मीन ऐसे समझ लो कि इस पॉपुलेशन में से ही निकल के आता है। अभी बताया ना कि पॉपुलेशन क्या है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, इवेंट्स, ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जेक्ट्स, ये है। तो सैंपल क्या है, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ क्वांटिटी जो कि हम ऑब्टेन करते हैं पॉपुलेशन से ही। तो ऐसे ही मीन के लिए भी है, ऐसे ही पॉपुलेशन एसडी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए है। तो यहां पर जो क्वेश्चन में बोला है कि द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन म्यू इज सैंपल मीन। ठीक है, सिंपल, ये आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश इज अ रेंज ऑफ वैल्यूज derived from the sample statistic which is likely to contain the value of an unknown population parameter। ठीक है जी, अब यहां पर देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, पहले अच्छे से पढ़ लो क्वेश्चन में क्या है। मैंने अपनी वीडियो में, थ्योरी वाली वीडियो में
कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में बताया है। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है? एक रेंज होती है कि हमें यह देखना है कि एग्जैक्ट हमें नहीं पता, हमें रेंज में बताना है कि अगर हमने पॉपुलेशन मीन हमारे पास कुछ है, हमें नहीं पता, अननोन पॉपुलेशन मीन है, उसमें से अगर हमने सैंपल मीन कुछ निकाला तो वो हमें एग्जैक्ट तो हम बता ही नहीं सकते। एग्जैक्ट कैसे बता दोगे जब हमारे पास पॉपुलेशन मीन ही अननोन नहीं है, तो एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा? तो यानी कि हमें एक रेंज में, यानी कि यहां पर एक ऐसे रेंज होगा जो कि यहां पर ऐसे, और ये एक कॉन्फिडेंस इंटरवल, यही होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल यानी कि कहने का मतलब ये है, कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब ये हो गया कि हमने अगर सैंपल मीन कैलकुलेट किया है, तो अगर मैं ये कहता हूं कि 100 से 110 के बीच में ही मेरा सैंपल मीन आएगा, तो मुझे कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है कि मुझे कॉन्फिडेंस है अपने इस बात पर, तो इसी को ही बोला जाता है कॉन्फिडेंस इंटरवल, कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में मेरा सैंपल मीन आएगा, तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है। इसको बोला जाता है रेंज। ये रेंज है ना कि ये लोअर और ये हायर, इसके और इसके बीच में आएगा, रेंज है। तो यही क्वेश्चन में बोला है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल is a range of values derived from the sample statistic which is likely। sample statistic का मतलब क्या हो गया? sample statistic का मतलब sample mean, sample variance, sample standard deviation, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि statistic का मतलब यहां पर sample statistic का मतलब ये हो गया कि तीनों चीजें आएंगी यहां पर, ठीक है। अगर यहां पर sample statistic का मतलब यहां पर ये हो गया कि सैंपल मीन के बारे में भी वो कह रहा है, सैंपल मीन भी हो गया, यहां पर सैंपल एसडी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो गया, और यहां पर सैंपल वेरिएंस भी हो गया। तो यहां पर तीनों चीजों की बात होती है अगर सैंपल स्टैटिस्टिक बोला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग a tentative assumption about a population parameter is called dash। अब जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात हो रही है तो हमें पता है कि नल हाइपोथेसिस की बात होती है, क्योंकि सब कुछ नल हाइपोथेसिस पर डिपेंड करता है कि ये क्या है, कि ये चीज हमारी रिजेक्ट है या एक्सेप्ट होगी, यही हमें आगे डिसीजन देगा कि क्या है। तो नल हाइपोथेसिस है। अगर टेस्ट की बात हो रही है, हाइपोथेसिस टेस्ट की बात हो रही है, तो वहां पर नल हाइपोथेसिस ही होता है, क्योंकि अगर ये रिजेक्ट है तो इसका मतलब ऑल्टरनेट होगा, इसका कोई ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बोलते हैं। इसको हम एच नोट से डिनोट करते हैं ऐसे। देखो अब आ गया वही नेक्स्ट क्वेश्चन, यही है कि द अजम्पशन अपोजिट ऑफ व्हाट इज मेड इन नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड। अगर ये नहीं है तो क्या होगा? ऑल्टरनेट होगा ना। अगर ये रिजेक्ट हो गया तो फिर ऑल्टरनेट होगा इसका, तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इसको हम H1 से डिनोट करते हैं। ये जितने भी हम एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सब थ्योरी बेस्ड है, तो आपको समझना भी है और साथ साथ लर्न भी करना है, क्योंकि थ्योरी है तो थोड़ा बहुत लर्न भी करना होगा, आपको पता होना चाहिए ये सब कुछ चीजें क्या हैं। बस इन्हीं पर ही क्वेश्चन बन सकते हैं। अ डैश इज अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज्ड टू कंपेयर द मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स। अब देखो, टू सैंपल टी टेस्ट जो होता है उसमें क्या होता है? टू सैंपल टी टेस्ट में हम कंपैरिजन ही तो करते हैं टू ग्रुप्स का, कि सैंपल मीन सेम है या अलग है, इस तरीके से कुछ डिस्कस करते हैं टू सैंपल टी टेस्ट में। तो यहां पर ये बोला है कि अ डैश इज अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज्ड टू कंपेयर द मीन्स ऑफ द टू ग्रुप्स। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? टी टेस्ट करते हैं। अगर हमें कंपेयर करना है टू ग्रुप्स के मीन्स को या स्टैंडर्ड डेविएशन को या वेरिएंस को, तो उसके लिए हम टी टेस्ट करते हैं, ठीक है। यही पूछा है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो, इसके बारे में भी हमने डिस्कस करा है। क्या होता है कि द टी डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन अ पैरामीटर नॉन एज। जो टी डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं वो किस पर डिपेंड करता है? किस पैरामीटर पर डिपेंड करता है? वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिपेंड करता है। क्यों करता है? देखो, आप पढ़ के तो आए हुए हो ना ये चैप्टर, तो आपको पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं स्मॉल v से, और इसका फॉर्मूला n-1 होता है। अब
पूछ सकता है आपसे ऐसे ही क्वेश्चन, सैंपल पेपर में भी डाला गया है ऐसा क्वेश्चन कि आपको सैंपल साइज दे दिया और डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने के लिए बोला तो बस n-1 करना है, हो गया। डाला है ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई ने, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहा मैं कि ये डाला गया है। n का मतलब यहां पर सैंपल साइज होता है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ में आ गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि टी टेस्ट, जो टी टेस्ट होता है वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम पर, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आती है वही वैल्यू हम टेबल में जाके पीछे ढूंढते हैं, जो हमारी टी टेस्ट टेबल दे रखी है बुक में पीछे, ठीक है ना। बट वो एग्जाम में तुम्हें वैल्यूज गिवन आएगी तो उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, बट डिपेंड तो करता है ना डिग्री ऑफ फ्रीडम टी टेस्ट को कैलकुलेट करने में, क्योंकि इसी से ही हम बता सकते हैं कंपैरिजन करके कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मीन ऑफ द टी डिस्ट्रीब्यूशन इज, इसका आंसर आपको लर्न करना है, थ्योरी में ही होता है कि 0, सिंपल 0, कि जो टी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकता है ना इस तरीके से, एमसीक्यू क्वेश्चन में इस तरीके से तो पूछा जाएगा कि द मीन ऑफ द टी डिस्ट्रीब्यूशन इज, आपको ऑप्शन दे देगा और आपको 0 लगा के आना है। तो ये कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस थे जो कि हमने डिस्कस करे हैं, शायद 20 से ज्यादा ही हैं, मैंने काउंट नहीं करे हैं, तभी मैंने 20+ एमसीक्यूज लिख दिए हैं। देखो एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं तो चलो सैंपल पेपर के भी क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो जब इतने सैंपल पेपर हमने डिस्कस कर लिए तो अब देखो बहुत ईजी लगेंगे आपको वो क्वेश्चंस भी। देखो आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है कि अ मशीन मेक्स कार व्हील्स एंड इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 26 व्हील्स द टेस्ट स्टैटिस्टिक इज फाउंड टू बी। अब यहां पर हमें टी निकाल के दिया हुआ है, ठीक है, ये टी निकाल के दिया हुआ है। ये कैसे निकालते हैं, हम फॉर्मूले की हेल्प से निकालते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे जब वन सैंपल टी टेस्ट को सॉल्व करेंगे हम। यहां पर तो इन्होंने निकाल के दिया हुआ है और देखो ब्रैकेट में आपको वैल्यू भी दी हुई है किसकी, T25 पर ये जो है 0.05 यानी कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर वैल्यू आपको दी हुई है दिस। देखो ये जो दिया होता है ना नीचे, इसी को तो बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, और हम निकाल भी सकते हैं यहां पर कैसे, सैंपल साइज हमें n यानी कि 26 दिया है तो हमें पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि v हमारा क्या होता है n-1 यानी कि 26 - 1 25। ये आपको समझा रहा हूं, सिर्फ करना कुछ नहीं है, हमें इसमें बताना क्या है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द क्वालिटी ऑफ व्हील्स प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन। अब यहां पर ये बोला है कि जो क्वालिटी है, जो मतलब क्वालिटी व्हील्स की क्या होगी, सुपीरियर क्वालिटी, इंफीरियर क्वालिटी, सेम क्वालिटी, कैन नॉट से। सबसे पहले देखो यहां पर जो हम टी ये हमने निकाला है फॉर्मूले की हेल्प से, अगर ये टी मतलब मॉड में पॉजिटिव है, नेगेटिव होता तो हम मॉड लगाते हैं, ये चीज ग्रेटर देन किसके है, इस वाली वैल्यू के जो कि हमें गिवन है, टेब्यूलेटेड वैल्यू जो कि हमें गिवन है, इससे ग्रेटर देन है। जब ये इससे ग्रेटर देन होता है तो हम क्या बोलते हैं, नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस जिसको हम H0 बोलते हैं, ये क्या है, रिजेक्ट। नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, यानी कि सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, ठीक है। ये चीज याद रखनी है आपको, नल हाइपोथेसिस अगर ग्रेटर देन होगा इससे तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा और ये सिग्निफिकेंट होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हमने यहां पर बोला है कि क्वालिटी क्या होगी व्हील्स की, तो क्वालिटी यहां पर हमें बतानी पड़ेगी कि इंफीरियर क्वालिटी है, इंफीरियर क्वालिटी, ठीक है, क्योंकि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया ना। देखो यहां पर क्या समझो, यहां पर हमने इंफीरियर क्वालिटी आंसर क्यों दिया है, देखो यहां पर क्योंकि नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हुआ है। कंडीशन हमारी ये है कि जो क्वालिटी है, जो क्वालिटी ऑफ व्हील्स है वो क्या है, तो क्वालिटी ऑफ व्हील्स इज नॉट इंफीरियर, ठीक है। तो इसका ऑल्टरनेट क्या हो जाएगा कि क्वालिटी ऑफ व्हील्स इज इंफीरियर, ये मतलब हो गया इसका, ठीक है। अब यहां पर देखो वो कह रहा है कि जो क्वालिटी है व्हील्स की, इंफीरियर का मतलब होता है कि पुअर क्वालिटी, एक तरीके से बैड क्वालिटी कह दो, बैड क्वालिटी है पुअर क्वालिटी, ठीक है।
क्वालिटी ऑफ व्हील्स, वो कह रहा है कि पुअर क्वालिटी नहीं है, ठीक है, ये चीज कह रहा है, बट नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, यानी कि ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई ना। इसका मतलब वो तो कह रहा था कि जो व्हील्स की क्वालिटी है वो बैड नहीं है, ठीक है, बट यहां पर ये चीज उसने रिजेक्ट कर दी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्वालिटी जो है इंफीरियर क्वालिटी है, तो इस वजह से इसका आंसर ये होगा, क्योंकि हमने इससे पता किया, हमने इन दोनों का कंपैरिजन किया, जो हमने निकाला ये ग्रेटर देन आया है, ठीक है, समझ लो ध्यान से कि ये इसके ग्रेटर देन है, अगर ये इसके ग्रेटर देन होगा तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा, ठीक है, रिजेक्ट हो गया। कंडीशन क्या है कि जो क्वालिटी ऑफ व्हील्स है वो इंफीरियर नहीं है, क्योंकि यहां पर वही होता है ना कि नो सिग्निफिकेंट, नो सिग्निफिकेंट, नो सिग्निफिकेंट, आपको दोनों चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये नल हाइपोथेसिस के बारे में याद रखो, ये तो इसका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है ना, यही तो हमने अभी एमसीक्यूज में डिस्कस किया है, तो इस वजह से इसकी क्वालिटी इंफीरियर क्वालिटी है। ये हो गया आपका सैंपल पेपर का एक क्वेश्चन डिस्कस, एमसीक्यू था, बस ऐसे समझना है हमें, कितना इजी क्वेश्चन है। अगर ये चीज आपको समझ में आती है तो, क्योंकि अगर ये चीज आपको कब समझ में आएगी, जब आप वन सैंपल टी टेस्ट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे, सारे वर्ड प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कर लोगे, तब आपको ये चीज समझ में आएगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वही चीज पूछा है कि n हमें 34 गिवन है, तो वो पूछ रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम बस बिना सोचे समझे लगाना है, कितना तो इजी क्वेश्चन है ये, कुछ है इसमें, 34 - 1 यानी कि 33 आपका आंसर हो जाएगा, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड अ। अब देखो यहां पर मैंने क्या बताया था, याद है कि सैंपल मीन या सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन या सैंपल वेरिएंस, इन सबको क्या बोला जाता है, सैंपल स्टैटिस्टिक। ऑप्शन देख लो, सिंपल स्टैटिस्टिक कहां लिखा है, 6th ऑप्शन में, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका इसका आंसर, लिखा हुआ है ना ये स्टैटिस्टिक वर्ड, ये स्टैटिस्टिक वर्ड सैंपल के लिए यूज किया जाता है, पैरामीटर वर्ड पॉपुलेशन के लिए यूज किया जाता है, बस याद रख लो इस चीज को। अ ग्रेन होलसेलर विजिट द ग्रैनरी मार्केट, while going around to make a good purchase, he takes a handful of rice from random sacks of rice. In order to inspect the quality of farmers' produce, the handful of rice taken from a sack of rice for quality inspection is a। देखो सिंपल सी बात है, कितनी बोला है, क्वालिटी इंस्पेक्शन करना है, 100 किलो राइस है, मान लो 100 केजी राइस है, तो क्या अगर कोई इंस्पेक्शन के लिए आया तो वो क्या 100 केजी का चेक करेगा, वो कुछ सैंपल लेके चेक करेगा ना, तो क्या बोला है यहां पर, देखो यही चीज बोला है ना, द हैंडफुल ऑफ राइस टेकन फ्रॉम अ सैक ऑफ राइस फॉर क्वालिटी इंस्पेक्शन, क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए अगर हम कर रहे हैं तो वो क्या है, सैंपल है ना, तो बस सैंपल इसका आंसर है। ऐसी चीजें हमें समझनी है, बहुत बेसिक चीजें हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इन अ स्कूल a random sample of 145 students is taken to check whether a student's average calorie intake is 1500 or not. The collected data of average calories intake of sample students is presented in a frequency distribution which is called। देखो frequency distribution क्या है, frequency distribution ये है कि अगर मान लो मुझे यहां पर ऐसे करके, यहां पर कोई भी मुझे नंबर्स दे दिए 1 2 3 4, ये हमें ऐसे करके नंबर्स मिल गए, यहां पर मुझे कुछ मीन मिल गया, जिसको मैं कह रहा हूं मीन, ठीक है ना, कुछ भी मीन मुझे मिल गया, x1 x2 x3 x4, ऐसे करके मुझे मीन मिल गया, तो ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना। अब यहां पर ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और एक्चुअल में ये चीज क्या है, सैंपल है, तो इसको क्या बोल रहे हैं हम, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब देखो ऐसे ही वर्ड प्रॉब्लम बना के आई है, छोटी सी वर्ड प्रॉब्लम बनाई हुई है, यहां पर बोला गया है कि 145 स्टूडेंट्स हैं, 145 स्टूडेंट्स हैं,
ठीक है। यहां पर इज टेकन टू चेक वेदर अ स्टूडेंट्स एवरेज कैलोरी इनटेक 1500 और नॉट। एवरेज कैलोरी वो 1500 लेते हैं या नहीं लेते हैं। द कलेक्टेड डाटा ऑफ एवरेज कैलोरीज इनटेक ऑफ सैंपल स्टूडेंट is presented in a frequency distribution which is called a sampling distribution। इन सबको उन्होंने एक टेबल में बना दिया, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोल दिया। तो एक्चुअल में उसका सही नाम क्या हुआ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ही जो कलेक्टिव डाटा है उसी को ही हम बोल रहे हैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो बस इसको ऐसे आपको समझना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके जो कि हमारे सैंपल में दे रखे हैं। 5 क्वेश्चन है, शायद एक और रह गया या हो गए कंप्लीट, हो गए कंप्लीट, यही क्वेश्चन थे। अच्छा हाँ, 4 क्वेश्चंस हो गए हैं, एक हमने पहले डिस्कस कर लिया। तो 5 ही क्वेश्चंस हैं, 5 मार्क्स का चैप्टर था, तो एमसीक्यूज में डाले हैं। बट चांस कम है कि आपका एक ही चैप्टर में से सारे एमसीक्यूज आए। फिर भी हमने एमसीक्यूज बहुत सारे डिस्कस कर रहे हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर कि अगर मान लो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन गया इसमें से 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का, तो वो किस तरीके से बनेगा। बहुत सिंपल बनेगा क्वेश्चन। अगर इस चैप्टर में से आपका 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन बना, बहुत सिंपल क्वेश्चन बनेगा। सिंपल सारी वैल्यूज दी होंगी, आपको फॉर्मूले में पुट करके कंपैरिजन करना है और बताना है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट है या एक्सेप्ट है। बस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, समझ में आ जाएगा। इस वीडियो के अलावा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर डिटेल में थ्योरी पढ़नी है तो आप वीडियोस देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उसको देखना। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो इसमें से कर लेना। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाई गई है उन वीडियोस में जो डिस्क्रिप्शन में है, तो थ्योरी के साथ वो भी डिस्कस किया है। ठीक है, देखो 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे 1 सैंपल टी टेस्ट पर। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, 1 सैंपल टी टेस्ट। एक क्वेश्चन करेंगे 2 सैंपल टी टेस्ट पर। 2 सैंपल टी टेस्ट पर तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं, फिर भी मैं करवा दूंगा एक क्वेश्चन बस। अगर आया 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन तो 1 सैंपल टी टेस्ट पर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन आएगा, ऐसी कोई डिफिकल्ट नहीं है। इस वजह से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, क्योंकि एमसीक्यूज नहीं होंगे आप पे इस चैप्टर के, क्योंकि थ्योरी पढ़ी नहीं होगी इस चैप्टर की किसी ने, तो इस वजह से एमसीक्यूज होंगे नहीं। तो इस वजह से थ्योरीज नहीं पढ़ी है अगर, तो ये एमसीक्यूज अच्छे से समझ लो, लर्न कर लो, तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है जी, स्क्रीन पर आ रहा होगा, क्वेश्चन को रीड कर लो पहले अच्छे से। मैं यहां पर वैल्यूज लिख रहा हूं जब तक, ठीक है, क्वेश्चन रीड करो जब तक। हमें n गिवन है 10 सैंपल साइज, सैंपल मीन गिवन है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, जिसको हम S से डिनोट कर देते हैं। और यहां पर आपको पॉपुलेशन मीन गिवन है। ये जो स्टार्टिंग में जो लाइन लिखी है वो पॉपुलेशन मीन है। बस हमें इतने ही डाटा की जरूरत होती है, ये म्यू है, इससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं होती है फॉर्मूले में पुट करने के लिए, सिर्फ ये चाहिए होता है हमें। ठीक है, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा, n-1 करेंगे तो 10 - 1 9 आ जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, हमें यहां से वैल्यू भी गिवन है एक T9 0.05 इक्वल टू 2.262। ठीक है, इससे ही हमें कंपैरिजन करना है। देखो यही आ गया ना, 10 - 1 9, यानी कि 9 पर ये वैल्यू हमें ये है, और इसी से हम कंपैरिजन करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन हमने एमसीक्यू में भी पढ़ा था ना कि डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड करता है टी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि टी निकालने के लिए। ठीक है, अब टी का फॉर्मूला देख लो क्या है। टी का फॉर्मूला हमारे पास आएगा, ये अपोन में आएगा S/√n। ठीक है, अब यहां पर देखो आपकी सीबीएसई की हैंडबुक में फॉर्मूला ये गिवन है, ठीक है, बट आरडी शर्मा की बुक में यहां पर n-1 है। तो दोनों चीजें सही हैं। अगर आप n-1 लगा के भी करके आओगे तो चांस नहीं है कि आपका गलत होगा, बट क्योंकि हम सीबीएसई हैंडबुक को ज्यादा प्रेफर करेंगे, तो सीबीएसई की हैंडबुक जो कहती है
हम वो अप्लाई करेंगे कि सीबीएसई की हैंडबुक में अगर ये फॉर्मूला है एज इट इज, यहां पर n है, तो हम n ही रख के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो t निकाल लो, वैल्यूज पुट कर दो, बस सिंपल उठा के वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूले में, फॉर्मूला याद रख लो अच्छे से। s यहां पर क्या है 0.04 है, ठीक है जी, 0.04 s था, और ये n है, रूट n है, n क्या है 10 है। देखो हम यहां पर n-1 लगाते ना, तो 10-1 करते 9 आता, तो 9 का √3 आ जाता, तो सिंपल हो जाती कैलकुलेशन। वैसे भी कर सकते हो, बट वही है कि हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, सीबीएसई की हैंडबुक में जो है वो प्रेफर करो ज्यादा। ठीक है ना, रूट n की मल्टीप्लाई ऊपर होगी तो यहाँ पर √10 आएगा। ठीक है, थोड़ी हम कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे, बट आपको कैलकुलेटर की हेल्प लेनी नहीं है, क्योंकि पेपर तो आपको देना है ना बेटा, हमें थोड़ी देना है पेपर। तो कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी। अब 12th क्लास में हो तो कैलकुलेशन तो मुझे नहीं लगता कि इतनी छोटी कैलकुलेशन तो आनी ही चाहिए, सिर्फ क्या है डेसिमल की कैलकुलेशन ही तो है। अच्छा 10 का अगर अंडर रूट निकालते हैं तो 3.16 आएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 0.042 मल्टीप्लाई, अच्छा इसको सॉल्व कर दो, 0.042 मल्टीप्लाई 3.16, ठीक है, इसका आएगा 0.13272, ये 0 है, 0 पॉइंट, डिवाइड में 0.04 है, इसका इससे डिवाइड कर दो, 0.04 से, तो यानी कि 3.318, ये वैल्यू आई हमारी t की। अगर ये नेगेटिव में आती तो हम यहां पर मॉड t ले लेते, क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू रखनी है, तो हम मॉड t ले लेंगे। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है इससे? ये देखो, अब जो हम काम करने जा रहे हैं ना, ये समझने वाला काम है यहां पर। तो चलो इसको यहां पर करते हैं। पहले इतना समझ में आया, देखो सारी वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन थी, हमने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी, सिर्फ इसको कैलकुलेशन करके सॉल्व करा है, उसके बाद ये आ गई t की वैल्यू। अब देखो यहां पर कंपैरिजन करना है इसका और इस वैल्यू का, क्योंकि t की वैल्यू, मॉड t की वैल्यू कह दो या t की वैल्यू कह दो, अगर ग्रेटर देन आती है इससे t9 0.05, यानी कि t की वैल्यू अगर ग्रेटर देन है इससे, तो मैंने क्या बताया है कि नल हाइपोथेसिस, यानी कि शॉर्ट में भी लिख सकते हो कि H0, जो इसको नल हाइपोथेसिस ही बोल रहे हैं हम, कि ये क्या है, रिजेक्ट होगा। अच्छा इसको ऐसे रख लो, ऐसे याद रख लो कि रिजेक्ट, ऐसे याद रखो कि ग्रेटर देन, रिजेक्ट, सिग्निफिकेंट, ग्रेटर देन, रिजेक्ट, सिग्निफिकेंट। ठीक है ना, ऐसे इसको याद करते रहो, याद हो जाएगा। ग्रेटर देन, रिजेक्ट, उसके बाद यहां पर हम क्या बोलेंगे कि सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब आंसर यहां नहीं छोड़ना, आंसर में जो बोला गया है स्टेटमेंट में लिखना है आंसर। अच्छा बोला क्या गया है, बोला गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस सैंपल वुड यू से दैट द वर्क इज इंफीरियर। अब याद है अभी हमने सैंपल पेपर का क्वेश्चन किया था, इंफीरियर क्वालिटी और सुपीरियर क्वालिटी। देखो जब रिजेक्ट हुआ था तो हमने क्या बोला था कि क्वालिटी इंफीरियर है, तो हम यहां पर क्या बोलेंगे कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, यानी कि यहां पर इंजन की क्वालिटी की बात हो रही थी, तो इसका मतलब यहां पर क्या है कि H0 तो ये कह रहा था कि प्रोडक्ट इज नॉट इंफीरियर। ठीक है, देखो समझ लो एक बार ये एक चीज, यहां पर देखो H0 क्या है, H0 वो ये कह रहा है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन देयर इंजन पार्ट्स। ठीक है, इसका मतलब कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इज नॉट इंफीरियर। ठीक है, यानी कि जो क्वालिटी पहले है, मतलब जो क्वालिटी ओवरऑल है, वही सैंपल में क्वालिटी निकल के आई है, यही तो मतलब है इसका। तभी तो वो ये कह रहा है कि प्रोडक्ट इज नॉट इंफीरियर, यानी कि बैड क्वालिटी नहीं आई है सैंपल में निकल के, बट ये चीज रिजेक्ट कर दी है कि नहीं, ये चीज रिजेक्ट है। अब ऑल्टरनेट क्या हो जाएगा इसका कि प्रोडक्ट इज इंफीरियर। तो अब क्या है, H0 तो रिजेक्ट हो गया, ये वाली कंडीशन रिजेक्ट हो गई, तो हम क्या बोलेंगे
कि प्रोडक्ट इज इंफीरियर। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये चीज याद रखनी है हमें अच्छे से। नो सिग्निफिकेंट का मतलब है कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है, बट यहां पर रिजेक्ट हो रहा है, तो सिग्निफिकेंट का मतलब डिफरेंस है उनके इंजन पार्ट्स में। ठीक है जी, आ गया समझ में ये वाली बात? तो इस तरीके से क्वेश्चन करके आना है आपको, बस इससे ज्यादा लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ जो गिवन है वो लिखो, फॉर्मूला लिखो, सॉल्व करो, कंपैरिजन करो, ये चीज, ये लाइन जरूर लिखो। ठीक है, सिग्निफिकेंट भी नहीं लिखना तो मत लिखो, सिर्फ ये कह दो कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट है या एक्सेप्ट है। ठीक है, और लास्ट में जो चीज वो पूछ रहा है उसको आंसर दे दो बस वर्ड्स में। ठीक है, सिर्फ इतना लिख के आओगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आए, पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि a soap manufacturing company was distributing a particular brand of a soap through a large number of retail shops. साथ साथ रीड कर लो क्वेश्चंस। बिफोर अ हैवी एडवर्टीजमेंट कैंपेन द मीन सेल्स पर वीक पर शॉप वाज 140 डजन्स। ठीक है जी, यहां पर क्या क्या गिवन है पहले लिख लेते हैं। पॉपुलेशन मीन गिवन है, पॉपुलेशन मीन गिवन है हमें कितना, न्यू से डिनोट करते हैं इसको। ये कितना गिवन है हमें, पॉपुलेशन मीन 140। ठीक है, सैंपल मीन कितना गिवन है, एक्स बार कितना गिवन है, आगे पढ़ो कि 28 शॉप्स को सैंपल दिया है। आफ्टर द कैंपेन अ सैंपल ऑफ 26 शॉप्स वाज टेकन एंड मीन सेल वाज फाउंड इज 147। ठीक है, सैंपल साइज यानी कि एन हमें कितना गिवन है, 26। यहां पर देखो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम एस से डिनोट कर रहे हैं वो हमें गिवन है 16। आगे बोला है कैन यू कंसीडर द एडवर्टीजमेंट इफेक्टिव। अच्छा, गिवन है हमें, ये देखो ये वही है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये चीज निकाल भी सकते हो। जो 26 सैंपल साइज है तो 26 - 1 करके क्या आएगा, 25 ही आएगा ना। तो इसकी वैल्यू देखो कितनी गिवन है, 2.06 वैल्यू गिवन है इसकी। अब यहां पर देखो सिंपल सब कुछ गिवन आ गया, उसी तरीके से क्वेश्चन को समझ लो। देखो कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल जब सेल पहले हो रही थी वो इतने पर वीक हो रहा था, इतने डजन पर वीक सोप का। जब हमने एडवर्टीजमेंट करवाया तो फिर हमने जब उसके बाद सैंपल लेके चेक किया कि सेल कितनी हो रही है, सैंपल सेल कितनी है, तो 147 पर वीक मतलब डजन पर वीक था। ठीक है, अब इसमें ये पूछ रहा है कि कैन यू कंसीडर द एडवर्टीजमेंट इफेक्टिव, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि एडवर्टीजमेंट के बाद सेल बढ़ी है या कम हुई है, एग्जैक्ट क्या, ये तो सैंपल लिया है हमने। ये मत सोचो कि 140 हो रही थी पहले तो अब 147 हो रही है, तो हमें दिख तो रहा है कि सेल बढ़ रही है तो इसका मतलब इफेक्टिव हुआ एडवर्टीजमेंट, नहीं। ये सैंपल मीन है, ये सैंपल डाटा है, एग्जैक्ट डाटा नहीं है, ये एग्जैक्ट डाटा था। ठीक है ना, ये सैंपल है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि एडवर्टीजमेंट इफेक्टिव रहा या नहीं रहा। तो वही क्वेश्चन को देखो, पहले क्वेश्चन को भी समझना आना चाहिए ना, तभी तो फाइनल आंसर बना पाओगे लास्ट में। तो क्वेश्चन भी समझना है हमें पहले। अब यहां पर देखो S/√n वही फॉर्मूला लगाया हमने, सिंपल हमने वैल्यूज पुट करी है, बस लिखने के बाद वैल्यूज पुट कर रहे हैं 16, ये √n यानी कि 26 चला गया। ठीक है, n-1 करते तो 25 आ जाता। ठीक है, देखो हो सकता है आपको वैल्यूज यहां पर, अब इस क्वेश्चन में 26 है, हो सकता है कि आपको वैल्यू क्वेश्चन में देगा 25 दे, तो सिंपल यहां पर 25 पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5, सीधे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम यहां पर 26 इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से गिवन है, फिर हमें क्वेश्चन नहीं तो खुद बनाना पड़ेगा। ये वैल्यूज चेंज हो जाएगी, अगर मैंने यहां पर 25 ले लिया तो इसमें वैल्यूज बदल जाएगी ना, फिर मुझे यहां पर 25 है ना, तो मुझे 24 पर ये वैल्यू चेक करनी पड़ेगी टेबल पर। ठीक है, तो आप देखो यहां पर कैसे करोगे, √26 की वैल्यूज देख लेते हैं कितनी है, 5.099 कैलकुलेट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो 7 से,
तो 35.69 अपॉन में 16। मैं आपको बता रहा हूं ना कि यहां पर आपको वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही देंगे, ठीक है। या तो आपको 9 दे देंगे, या 16 दे देंगे, 25 दे देंगे, 36 दे देंगे, आपको इस तरीके से नंबर मिलेंगे। टेंशन मत लो। चलो ये भी मैंने टेंशन आपकी दूर कर दी। देखो t की वैल्यू ये आ गई, हमारे पास ये गिवन है। सीधे सीधे हम बता सकते हैं क्या कि t जो है वो ग्रेटर देन आ रहा है इससे, इस वैल्यू से, जो कि वैल्यू हमें गिवन है, इससे ग्रेटर देन आ रहा है t, ठीक है। 2.06 समझ में आ गया। t की वैल्यू हमारे पास ये थी और ये है, तो सिंपल, कुछ भी नहीं सोचना, पहले तो ये लिखने के बाद ये लिखो कि ग्रेटर देन है, तो क्या होगा, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, सिंपल रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये रिजेक्ट हो गया, अब देखो आंसर में क्या लिखना है हमें। अब यहां पर बोला था कि इफेक्टिव है या नहीं है। क्या बोला है कि कैन यू कंसीडर द एडवर्टीजमेंट इफेक्टिव। जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया तो इसका मतलब क्या है कि एडवर्टीजमेंट इफेक्टिव होगी। देखो नल हाइपोथेसिस हमारा क्या बनता, नल हाइपोथेसिस हमारा ये बनता कि एडवर्टीजमेंट करने से पहले और उसके बाद कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि नो डिफरेंस, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अब इसका ऑल्टरनेट क्या बनेगा कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा, ठीक है जी। अब देखो अगर यहां पर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता तो हम क्या कहते कि कोई भी डिफरेंस नहीं है एडवर्टीजमेंट से पहले या एडवर्टीजमेंट के बाद। बट यहां पर जो कंडीशन ये थी ये रिजेक्ट हो गई है, इसका मतलब क्या है कि एडवर्टीजमेंट जो होगा इज इफेक्टिव, यानी कि हमें सिंपल ये बात है कि एडवर्टीजमेंट हमें कराना हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहा, यानी कि हमने एडवर्टीजमेंट कराया तो हमारी सेल बढ़ी ही बढ़ी है। तो इस वजह से जो ये कह रहा था कंडीशन कि कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है, बट ये चीज रिजेक्ट हो गई, तो इसका मतलब डिफरेंस आएगा सेल्स में, इसका मतलब एडवर्टीजमेंट इफेक्टिव है। तो ये चीज लिखनी बहुत जरूरी है, लास्ट में ये चीज लिखनी बहुत जरूरी है। हाफ मार्क्स इसी के मिलेंगे आपको लास्ट में लिखने के, ठीक है ना। ये चीज लिखने के हाफ मार्क्स कट जाएंगे अगर नहीं लिखे तो, बाकी स्टेप बाय चेकिंग होगी तो इनके तो मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। चलो 2 क्वेश्चन हमने सेम तरीके के कर लिए, ठीक है ना। अब देखो एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं। अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 16 यानी कि n16 है। अब मैं पूरा नाम लिख रहा, आप समझ जाना, ठीक है। सैंपल मीन 53 है। The sum of the squares of the deviation taken from mean is 150। याद है हमने ये सीखा है, अभी ये निकालना सीखा था ना हमने, और मैंने कहा था कि आगे क्वेश्चन में काम आएगा। इसी को ही बोला जाता है the sum, इसका मतलब sum of the squares of the deviation taken from the mean, इसको बोला जाता है ये। तो ये चीज अच्छे से समझ लो कि ये चीज क्या है, the sum of the squares of the deviation taken from the mean is, तो इसकी वैल्यू हमें 150 गिवन है। Can this sample be regarded as taken from the population having 56 as mean। हमें पॉपुलेशन मीन 56 दिया हुआ है, बट ये चीज हमें चेक करनी है कि क्या ये 56 मीन में से ही ये 53 डाटा लिया गया है सैंपल मीन का, यही चीज हमें चेक करनी है। देखो क्वेश्चन समझ लो ध्यान से। Can this sample be regarded as taken from the population having 56 as mean। आ रही है बात समझ में कि ये जो 56 मीन है ये क्या 53, मतलब ये जो 53 मीन है सैंपल मीन, ये 56 जो पॉपुलेशन मीन है इसी में से लिया गया है, टेकन है, ठीक है। तो ये चीज हमें चेक करनी है। कैसे चेक करेंगे, वही नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट है या एक्सेप्ट है, उसी से ही हम चेक करेंगे। क्योंकि हमारा जो इस बार नल हाइपोथेसिस बन रहा है कि जो सैंपल मीन है, जो सैंपल है, सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम
पॉपुलेशन 56 एज मीन, ठीक है। और ये इसका उल्टा हो जाएगा कि सैंपल इज नॉट ड्रॉन, बाकी सारा सेम है आपका, ठीक है। अब यही चीज हमें चेक करनी है कि क्या ये सैंपल, समझ में आ रही है कि क्या ये सैंपल हमारा इसमें से लिया गया है, पॉपुलेशन मीन में से। अगर ये चीज वो कह रहा है कि नल हाइपोथेसिस ये चीज कह रहा है, ये चीज तो चेक करना है। देखो जो क्वेश्चन में हमें दिया होता है ना, तो वही तो हमारा नल हाइपोथेसिस है, बस उसी से ही हमने चेक करना है कि ये चीज हमारा कि क्या है, एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। अब देखो बस कैलकुलेट कर लो इसको, कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होगा टी का, ठीक है। अब हमें टी के फॉर्मूले के लिए पहले एस चाहिए होगा ना, हमें एस नहीं पता, तो पहले एस निकालने के लिए अब यहां पर फॉर्मूला देख लो, एस का क्या बनेगा, यही होता था फॉर्मूला एस का, बस ये एस का फॉर्मूला हो जाएगा सिंपल 16 - 1 यानी कि 15, टेन आ गया आपका वो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। अब फॉर्मूले में पुट कर दो वैल्यूज, 10/√n, रूट n यानी कि √16। अब देखो यहां पर n की जगह पर 16 हमें गिवन है ना, तो कैलकुलेशन हमारे लिए इजी हो जाएगी। तो ऐसे ही आपको देंगे एग्जाम में भी, तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है इसमें कि आपको कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा हार्ड बना के दे देंगे वो, ठीक है। अच्छा यहाँ पर t की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास वैल्यूज क्या गिवन है, वैल्यूज हमारे पास गिवन है कि ये है वैल्यूज कि t 15 पर 0.01 इक्वल टू 2.95, ये चीज हमें गिवन है, इसी से ही हमें कंपैरिजन करना है। अब कंपैरिजन करके चेक कर लो फटाफट से क्या आ रहा है आपका। अच्छा ये तो रूट में था ना, सॉरी सॉरी सॉरी, √10 आएगा ना ये तो √10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √10 निकाल लो, ये नहीं आएगा, √10 आएगा, तो 12/√10 3.16, तो -12/3.16, तो डिवाइड कर लेंगे हम यहाँ पर कि 12 को डिवाइड कर देंगे 3.16 से, तो 3.79, माइनस में 3.79 समथिंग आएगा, तो 3.79, बस वैल्यूज देख लो, अब चेक कर लो क्या आ जाएगी। देखो मॉड टी यानी कि मॉड टी की वैल्यू ग्रेटर देन है या क्या है, यानी कि ये वैल्यू हमें पॉजिटिव देगा ना वो, ये टी की वैल्यू मॉड में अगर हम निकालेंगे तो 3.79 हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो अब देखो ये बड़ी है इससे वैल्यू, 2.95 से वैल्यूज बड़ी है इससे, क्या होगा जब ग्रेटर देन हो जाए, टी ग्रेटर देन हो जाए, कैसे मैंने याद करवाया अभी देखो, ग्रेटर देन, उसके बाद रिजेक्ट, उसके बाद सिग्निफिकेंट, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि ये चीज हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है तो क्या कंडीशन है, वही कह रहा है कि सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम पॉपुलेशन 56 एज मीन, बट ये रिजेक्ट कर दिया उसने, तो इसका मतलब सैंपल इज नॉट ड्रॉन फ्रॉम पॉपुलेशन 56 एज मीन, इसका मतलब ये जो 56 पॉपुलेशन मीन था इसमें से ये 53 सैंपल मीन नहीं लिया गया है। तो इसका मतलब इसका आंसर हम कैसे लिख देंगे कि इसका आंसर लास्ट में लिख के दिखा देना कि सैंपल इज नॉट ड्रॉन फ्रॉम पॉपुलेशन 56 एज मीन, ठीक है। क्वेश्चन जब आएगा ना तो क्वेश्चन में से ही आपको लैंग्वेज बना के लिखनी है, कुछ इसमें कोई लंबी चौड़ी इंग्लिश नहीं लिखनी है आपको कि अपने पास से आपको लिखना है, आपको क्वेश्चन में ही जो स्टेटमेंट दी है उसी से ही आपको वर्ड प्रॉब्लम बनानी है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, वन सैंपल टी टेस्ट का। यहां पर देखो क्या क्या हमें वैल्यूज गिवन है, हम लिख लेते हैं कि n की वैल्यू हमें 17 गिवन है स्मॉल साइज, और हमें मीन गिवन है
ये हमें मीन देखो दिया हुआ है ऑफ 105 सेंटीमीटर, तो हमें यहाँ से मीन गिवन है 105 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमें वही सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन गिवन है, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू हमें गिवन है सिंपल 1225, ठीक है जी। उसके बाद यहां पर बोला है कि इज द एजम्पशन ऑफ अ मीन ऑफ 110 सेंटीमीटर फॉर द नॉर्मल पॉपुलेशन रीजनेबल, यानी कि हमें पॉपुलेशन मीन गिवन है 110 सेंटीमीटर। आगे हमें यहां पर दो चीजें सॉल्व करनी है, देखो 5% और 1% लेवल पर हमें बताना है, और इसमें एक चीज और हमें फाइंड करनी है, कॉन्फिडेंस इंटरवल भी फाइंड करने के लिए आएगा। तो देखो यहां पर कॉन्फिडेंस इंटरवल भी हम साथ साथ सीख लेंगे, जो कि हमने अपने थ्योरी वाली वीडियोस में पढ़ा है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है। उसके बाद आगे हम इसको डिस्कस कर ले। सबसे पहले हमें एस चाहिए है, तो एस फाइंड कर लो पहले। एस फाइंड करने के लिए हमें पता है कि फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, रूट में सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1, यही होता है हमारे पास फॉर्मूला। बस सिंपल इसको फाइंड करो, 1225 अपॉन में 17 माइनस 1, ठीक है। तो इसको हम फाइंड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 1225 रूट में और नीचे आ जाएगा 16। इसको डिवाइड करके या अलग अलग भी कर सकते हो तुम, 1225 का रूट हमारे पास 35 होता है और इसका रूट आ जाएगा 4, इसको डिवाइड कर लेंगे तो 8.75 ये हमारे पास s आ गया। उसके बाद हम t निकाल लेते हैं। सबसे पहले t का फॉर्मूला वही, ये पुट करेंगे हम यहां पर। तो यहां पर देखो x बार 110 माइनस म्यू कितना है, म्यू है, अच्छा ये तो म्यू था, सॉरी पॉपुलेशन मीन था ये। तो 105 माइनस 110 अपॉन में s कितना निकाला है 8.75, और ये मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाता है √17। इसको सॉल्व कर देते हैं, कितना आ जाएगा -5 अपॉन 8.75 इंटू √17। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, √17 हो जाएगा 4.12। 4.12। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4.12 और इसको डिवाइड कर देंगे 8.75 से, तो ये 2.35 आ जाएगा आपका, माइनस में 2.35। वैल्यू क्या है, हम फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि 5% पर हमें वैल्यू बतानी है, तो हमें जो गिवन है वैल्यूज ये गिवन है, और ये है 2.12। कंपैरिजन कर लो, इसकी पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं हम मॉड टी में, तो 2.35। कंपैरिजन करोगे तो टी मॉड में जो टी है वो ग्रेटर देन आ रहा है इस वैल्यू से, ठीक है जी, ग्रेटर देन आ रहा है, ये ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब क्या है, नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। वही चीज है, बस याद रखनी है, मैंने समझाया ग्रेटर देन रिजेक्ट सिग्निफिकेंट, ठीक है। नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो गया, इतना हो गया क्वेश्चन। उसके बाद आगे हमने टेस्ट तो करके देख लिया, अब वो ये कह रहा है कि हमें ये बताओ कि 95% पर, यानी कि देखो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है ना, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% रहेगा। तो 95% पर हमें कॉन्फिडेंस की लिमिट्स बतानी है क्या होगी। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, ये वाली बात तो समझ में आ गई। तो क्या मतलब, जो हमारी एजम्पशन है पॉपुलेशन की हैज बीन मीन 110 सेंटीमीटर इज नॉट करेक्ट, यानी कि जो ये हमने एजम्पशन लिया था पॉपुलेशन मीन का, ये हमारा क्या है, एजम्पशन मीन जो है पॉपुलेशन का, यहां पे लिखना पॉपुलेशन एजम्पशन मीन इज नॉट करेक्ट, यानी कि 110 नहीं है, ये नॉट करेक्ट है क्योंकि नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो गया। तो वो ये कह रहा है
कि अगर 110 पॉपुलेशन मीन नहीं है तो किस इंटरवल के बीच में ये आएगा, x बार माइनस एस अपॉन रूट एन, दिस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम किसमें, जो टेबुलेट वैल्यू होती है हमारे पास, t की टेबुलेटेड वैल्यू जो होगी, जो कि हमें गिवन होती है। ठीक है, एक बार ये ऐसे निकलता है और दूसरा एक बार निकलेगा प्लस में, सेम ऐसे ही बस प्लस करना है हमें, इनटू में वही टेबुलेटेड वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 105 माइनस एस कितना था 8.75 मल्टीप्लाई में रूट 17 इनटू में टेबुलेटेड वैल्यू कितनी थी 2.12। इसको सॉल्व करना है और यहां से इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। ये रेंज है ना, अभी कॉन्फिडेंस इंटरवल की रेंज है, ये लोअर रेंज है और ये अपर रेंज है, मतलब इसके बीच में ही हमारा पॉपुलेशन मीन आएगा, क्योंकि हमारी एजम्पशन जो थी वो करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है, यानी कि 110 तो नहीं है, तो रेंज बतानी है कहां से कहां तक की है। फटाफट इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, आपको अपने आप करनी पड़ेगी कैलकुलेशन, ये याद रखना, एग्जाम में नहीं मिलेगी। अच्छा, एग्जाम में आपको इजी ही कैलकुलेशन आएगी, इतनी कोई डिफिकल्ट नहीं आएगी, ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, इतनी कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए। तो 2.12 इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2.12 में ही, तो 4.50 आ जाएगा। ये पूरा सॉल्व करके 4.50 आ रहा है। ऐसे ही ये कर लेते हैं सॉल्व, सेम ही मिलेगी हमें वैल्यूज तो, क्योंकि बस प्लस करना है हमें। फोर 4.50 आएगी। अच्छा, एक बार इसको माइनस कर लो, 100 यानी कि 100.50 से लेके ये आ जाएगा 109.50। तो चेक कर पा रहे हो, देखो कॉन्फिडेंस इंटरवल 100 से लेके 109.50 के बीच में है, बट वो यहां पर कह रहा था कि 110 है, तभी इसने इस पॉपुलेशन मीन को इनकरेक्ट किया था, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ था। तो हम ऐसे करके भी चेक कर सकते हैं कि ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारा इसके और इसके बीच में आ रहा है, यानी कि देखो 110 से पहले आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल सही निकला है। तो इसको बोला जाता है कॉन्फिडेंस इंटरवल, यानी कि ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है, ये हो गया कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, तो ये हमने निकाला है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर। ऐसे ही हम सेम कैलकुलेट कर सकते हैं इसका सेकंड पार्ट 1% सिग्निफिकेंस लेवल पर। तो सेम का सेम ऐसे ही होगा, बिल्कुल सेम ऐसे होगा क्वेश्चन, और वो होगा हमारा 1% सिग्निफिकेंस लेवल पर, उसकी भी वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, तो सेम पैटर्न चलेगा इस तरीके से बस, और उसमें भी हमें चेक करके बताना है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा। अगर रिजेक्ट है तो उसकी कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होना चाहिए वो हमने निकाल दिया। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, इसमें ये एक्स्ट्रा पार्ट आपको सीखना पड़ा कि कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे निकालते हैं। तो ये हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल सीखा है, यहां से निकालना। ये फॉर्मूला याद रखना है कि जो सैंपल मीन में से एक बार माइनस करनी है ये वाली वैल्यू, और सैंपल मीन में एक बार प्लस करनी है ये वाली वैल्यू। तो ये आ जाएगा, रेंज आ जाएगी कॉन्फिडेंस इंटरवल की, कि ये रेंज आ गई कि यहां से लेके यहां तक की रेंज होगी। वन सैंपल टी टेस्ट का एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, 5th क्वेश्चन। देखो मैंने वन सैंपल टी टेस्ट के आपको सारे क्वेश्चन एक जैसे नहीं करवाए हैं, सारे क्वेश्चंस थोड़े थोड़े से डिफरेंट है, बट करने का तरीका सबका सेम है। तो मैंने आपको सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए हैं, तभी मैंने कहा था कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा इसमें। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, उनकी वैल्यूज दी हुई हैं 100, 104। 10 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया, उनकी हाइट्स दे रखी हैं, ये कुछ डाटा दिया है हमारे पास सैंपल, तो ये सैंपल डाटा है। ठीक है ना, ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, ये सैंपल्स लिए हैं हमने कुछ,
तो वैल्यूज है 100, 104, 108, 110, 118 एंड देन 120, 122 एंड 126 और 128 सेंटीमीटर्स में डाटा है ये। n की वैल्यू कितनी है यहां से, देखो n की वैल्यू 10 है। अब हमें पता है ना हमारे पास सैंपल मीन है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं है, हमें खुद निकालना है सब कुछ। ठीक है, तो निकालते हैं। ये तो चीज हमने सीखी हुई है, नॉर्मल जैसे मीन हम निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। इसको हम सैंपल मीन बोलते हैं ना, और सैंपल मीन हम कैसे निकालते हैं, इन सबको ऐड करके निकालते हैं। तो नॉर्मल इन सबको बस ऐसे करके ऐड करना है, आपका सैंपल मीन आ जाएगा। ठीक है, आपको देखो 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि सैंपल मीन फाइंड करके बताओ। तो सैंपल मीन का मतलब नॉर्मल मीन ही है जो हम सीखते हैं स्टार्टिंग में, बचपन में ही सीख लेते हैं तो मीन निकालना हम, तो वही चीज है। बस इनको ऐड करके वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास मीन की, इसका जो टोटल आएगा वो 1160 आ जाएगा। 10 से डिवाइड करोगे तो 116 सैंपल मीन आ गया। और हमें क्या गिवन है, और देखो अब यहां से हमें एस निकालना है। एस निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला हमारे पास, और हमें पता है कि ये चीज ये हम निकाल सकते हैं, मैंने सिखाया है ये चीज निकालनी। तो ये चीज हम निकाल सकते हैं, या तो आप टेबल बना के निकाल लो या फिर आप वैसे ही डायरेक्ट वैल्यू निकाल लो, तो तब भी एक ही बात है। तो इसको हम अलग से पहले सॉल्व कर लेते हैं कि इसकी वैल्यूज क्या आएंगी। ठीक है, तो सिग्मा इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं पहले। देखो आप डायरेक्ट करेंगे, x में से x बार माइनस करना है, यानी कि 100 में से एक बार -116 करना है और उसका होल स्क्वायर करना है। ये लिखा है ना होल स्क्वायर, इसका मतलब है सम, उनका सम करना है। स्टैट्स में पढ़ के आते हैं ये वाली चीजें, तो हम बहुत नॉर्मल है। तो ये आ जाएगा -16 का होल स्क्वायर, प्लस करेंगे 104 -116 करेंगे तो कितना आएगा -12 का होल स्क्वायर, प्लस 108 में से 116 माइनस करेंगे तो -8 का होल स्क्वायर। देखो यहां पर -8 आ जरूर रहा है लेकिन वैल्यू हमें प्लस में देगा वो, तो ये आ जाएगी 2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे सॉल्व होता रहेगा। ये आ जाएगा 116 और 112 यानी कि 6 का होल स्क्वायर। बेटा कैलकुलेशन चेक कर लेना मेरे साथ साथ, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही ना। तो 128 और 116 ये आ जाएगा 4 और 8 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इनके स्क्वायर्स करने हैं हमें। अब देखो इनके स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए, कम से कम 20 या 30 तक तो स्क्वायर्स याद होने चाहिए आपको। इन सबको ऐड कर देंगे तो इनका टोटल आ जाएगा आपके पास 864। 864 इसका टोटल आ जाएगा। अच्छा यहां पर कोई वैल्यूज मिस तो नहीं हो गई हमारे पास। अच्छा ये 110 में से हमने 100 माइनस नहीं किया, यहां पर एक वैल्यू और आनी है, प्लस में -6 का होल स्क्वायर भी आएगा, तो ये साथ में यहां पर 36 भी ऐड होगा। देख लो भी कैलकुलेशन मिस तो नहीं हो रही। तो अब इसको ऐड कर लो, 864 आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यूज, तो ये आ जाएगा 864 अपॉन में n-1 यानी कि 9 आ जाएगा। अब 9 तो होता है 3, 864 का आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए सबको एग्जैक्ट, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड हम पढ़ते हैं उससे निकालना है आपको। 29.39 अपॉन 3 करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, मतलब एस आ जाएगा। तो डिवाइड बाय 3 कर दो तो 9.79। 9.79 देखो वैल्यूज पॉइंट के बाद आप अप्रोक्सीमेटली भी निकालोगे चलेगा, ठीक है ना, बट बिल्कुल ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली चलेगा। अब हमारे पास देखो हमने एस निकाल लिया इस मेथड से, अब हम क्या करते हैं टी निकालते हैं। तो टी हम यहां देखते हैं, टी कैसे निकालते हैं हम, फॉर्मूला क्या है टी का, वही। अब मेन काम हमारा वही आ गया सेम जो कि हम करते हुए आए हैं, वही काम हमने यहां पर भी करना है। तो इसमें आ जाएगी वैल्यूज, एक्स बार कितना आया था 116,
अच्छा, पॉपुलेशन मीन हमें कितना गिवन है? पॉपुलेशन मीन हमें गिवन है डिस्कस दी सजेशंस दैट द मीन हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज इज 110 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ से म्यू भी गिवन है 110, तो वो यहाँ पर पुट कर देंगे। एस की वैल्यू हमने निकाल ली 9.79 आ गया, इसको ऊपर भेज देंगे तो एन की वैल्यू 10 है तो 10 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा पता चल जाएगा फाइनल आंसर क्या है। रूट 10 को निकाल लो, कितना आएगा? 3.16। तो इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड कर देंगे 9.79 से, तो 1.93। तो 1.93 आपकी टी वैल्यू आ गई, टी की, ठीक है। अब यहां से कंटिन्यू करते हैं, देखो कि टी की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। अब हमें कुछ वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में, टी की वैल्यू, टी 9 पर पॉइंट, टेब्यूलेटेड वैल्यू क्या है? टेब्यूलेटेड वैल्यू हमें गिवन है 2.262, ये टेब्यूलेटेड वैल्यू गिवन है हमें। आगे क्या पूछा है कि क्या सैंपल मीन और हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन मीन में कोई डिफरेंस है या नहीं है। देखो टी की वैल्यू कितनी आ गई 1.93, तो मॉड टी जो कैलकुलेटेड है वैल्यू, इसकी वैल्यू उससे अगर कंपैरिजन करें तो लेस देन आ रही है। तो जब वैल्यू लेस देन हो जाएगी तो हम क्या बोलेंगे? ग्रेटर देन पर रिजेक्ट होता है, तो इस पर क्या हो जाएगा? नल हाइपोथेसिस डू नॉट रिजेक्ट। डू नॉट रिजेक्ट का मतलब ये हो गया। अब इसका आंसर कैसे लिखोगे लास्ट में? कि जो पॉपुलेशन मीन है या जो सैंपल मीन है वो सेम है, द सैंपल मीन इज सेम एज द पॉपुलेशन मीन, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यही पूछ रहा था वो क्वेश्चन में। देखो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, पूछ रहा था, एक मिनट, क्वेश्चन कहां चला गया? डिस्कस द सजेशंस दैट द मीन हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज इज 110 सेंटीमीटर। तो इसका आपको फाइनल आंसर लिखना है कि द सैंपल मीन इज सेम एज द पॉपुलेशन मीन। बस ये आंसर लिखना है आपको, क्या? कि सैंपल मीन हैंस ठीक है, आपका ये आ जाएगा फाइनल आंसर कि सैंपल मीन इज सेम एज द पॉपुलेशन मीन। ये आपको आंसर इतना इसका लिख के आना है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में चांस है इसके कि 3 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि देखो इसमें आपको सैंपल मीन खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसमें आपको एस भी खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर वही काम है टी निकाल के कंपैरिजन करके बताना है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट है क्या एक्सेप्ट है। अगर तो ये रिजेक्ट होता तो हम ये कहते कि सैंपल मीन इज डिफरेंट फ्रॉम पॉपुलेशन मीन, बट यहां पर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, मतलब डू नॉट रिजेक्ट, रिजेक्ट नहीं हुआ, तो सैंपल मीन सेम रहेगा पॉपुलेशन मीन के। तो हमने 5 क्वेश्चन 1 सैंपल टी टेस्ट के डिस्कस करे हैं, और सारे क्वेश्चंस डिफरेंट है, बट करने का तरीका ऑलमोस्ट सब में सेम है। बस हमें यही पता करना होता है लास्ट में आके कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा। आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो जी 2 सैंपल टी टेस्ट पर तो क्वेश्चन आने के बहुत कम चांस हैं, बट फिर भी हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जब मैंने 2 सैंपल टी टेस्ट पढ़ाया है अपने थ्योरी वाले वीडियो में, तो वहां पर भी मैंने 1-2 क्वेश्चंस उसके डिस्कस करे हैं। तो इतने ज्यादा क्वेश्चंस इसमें से जरूरत है नहीं, ठीक है ना, बट फिर भी हम सिलेबस में है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बताया है कि एमसीक्यूज क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे हैं कितने सारे, 1 सैंपल टी टेस्ट के क्वेश्चंस कितने सारे डिस्कस करे हैं। क्वेश्चंस इसी में से आएंगे 5 मार्क्स में, इससे ज्यादा क्या आ जाएगा, ठीक है। तो अब 2 सैंपल टी टेस्ट का मतलब क्या है कि हम यहां पर 2 ग्रुप्स के डाटा को कंपैरिजन करेंगे सैंपल्स लेके कि उसमें क्या डिफरेंस है। तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट है क्या एक्सेप्ट है, उसमें भी इसमें भी यही बताना है हमें, ठीक है। तो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, देखो कि द मीन लाइफ ऑफ अ सैंपल ऑफ 10 इलेक्ट्रिक बल्ब्स वाज फाउंड टू बी इतने आवर्स विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस, ठीक है। यहां पर N1, क्योंकि यहां पर हमें 2 ग्रुप्स के डाटा दिया है तो यहां पर हमें N1 से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा।
एक सैंपल साइज n1 है, ठीक है, जिसका हमारे पास जो मीन आएगा इसको भी हमें x1 से कह दिया, इतना हमें गिवन है, और इसका हमें स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम S1 से कह देते हैं ये हमें है 423 गिवन है। दूसरा डाटा हमें गिवन है, देखो वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ के ऐसे डाटा को नोट कर लो, उसके बाद फिर सॉल्व कर लो बस। ये आ जाएगा आपको 1280। अब देखो यहां पर वैल्यूज काफी बड़ी दे रखी है क्वेश्चन में, बट अगर क्वेश्चन आया जिसका 1 या 2% चांस है तो आपको वैल्यूज भी बहुत छोटी देगा वो, ठीक है। बट यहां पर हमारे पास क्वेश्चन ये अवेलेबल था तो हमने इसकी वैल्यूज ले ली हैं। आपको कोई इतनी लेंथी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस भी नहीं देंगे। बोला है कि इज देयर अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ द टू बैचेस। तो नल हाइपोथेसिस क्या पूछ रहा है वो, यहां पर देखो वो ये पूछ रहा है कि हम यहां पर लिखेंगे कि नल हाइपोथेसिस क्या है कि इट इज नो डिफरेंस नो सिग्निफिकेंट मीन्स, यानी कि जो दो मीन्स दे रखे हैं उनमें कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब यह है कि नल हाइपोथेसिस अगर एक्सेप्ट हो रहा है, रिजेक्ट नहीं हो रहा, एक्सेप्ट हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि कोई डिफरेंस नहीं है इनके मीन्स में, ठीक है। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बोलेगा कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला बदल जाएगा आपका टी निकालने का। तो इसमें फॉर्मूला समझ लो आप क्या है। फॉर्मूला इसका थोड़ा सा बड़ा है, कोई इतना बड़ा भी फॉर्मूला नहीं है कि याद नहीं होगा। आपका फॉर्मूला ये रहेगा इसका, इसका मतलब ये है कि ये जो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है इसका स्क्वायर है। अब क्वेश्चन अगर घुमा के आ गया, मान लो यहां पर वेरिएंस गिवन हो गया, तो आपको फिर उसका स्क्वायर नहीं करना, क्योंकि s मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन और s स्क्वायर का मतलब हो जाएगा वेरिएंस। तो एक्चुअल में देखा जाए तो हम यहां पर वेरिएंस की वैल्यू ही पुट कर रहे हैं, इसका वेरिएंस निकाल के ही तो पुट कर रहे हैं हम, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन ये है और s स्क्वायर ये है, तो हमारे पास s ये गिवन है तो इसका स्क्वायर कर दिया तो यहां पर लिख देंगे जो कि वेरिएंस है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको ये वैल्यू अलग अलग ना देके एक ही दे रखी होंगी, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि बस क्योंकि दोनों वैल्यू एक ही हैं तो इसका मतलब ये दोनों सेम है तो कॉमन निकाल के इसको रूट से बाहर ले लेंगे, ठीक है। या तो आप वैसे समझ लो, या नहीं आ रही ना बात समझ में, कोई बात नहीं, ऐसे समझो कि अगर वेरिएंस आपके पास अलग अलग है तो यहां पर दोनों पर अलग अलग वैल्यूज चली जाएंगी। अगर वेरिएंस सेम है, एक ही दिया है, इक्वल वेरिएंस है, तो उस केस में क्या करो, फॉर्मूला दिमाग में नहीं है, याद आ रहा, तो दोनों में वैल्यूज वही डाल दो सेम, ठीक है। बात एक ही है कि आप दोनों में वही वैल्यूज डाल दो या दोनों में डाल के उसको रूट के बाहर कॉमन ले लो, बात एक ही है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कंफ्यूज मत हो, आप दोनों में वैल्यू सेम डाल देना, अलग अलग दी है तो अलग अलग डाल दो, सेम दी है तो सेम डाल दो, ठीक है। आगे बात समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं वैल्यूज पुट करके। सारी वैल्यूज देखो गिवन है, सिर्फ पुट करना है हमें यहां पर। अब तो वैल्यूज थोड़ी सी बड़ी हैं तो इस वजह से कैलकुलेशन भी लेंथी हो जाएगी, बट वही है, टेंशन मत लो, आपको एग्जाम में छोटी वैल्यू आएंगी अगर इसमें से क्वेश्चन आया तो। देखो इसका स्क्वायर निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि वैल्यूज थोड़ी बड़ी हैं। ये 176 आएगा ऊपर, यहां पर 423 इंटू 423 करेंगे तो वैल्यूज काफी बड़ी आएंगी, 178,929 अपॉन 10 प्लस 398 इंटू 398 158,404। अच्छा देखो यहां पर n1 का या n2 का स्क्वायर नहीं करना,
सिर्फ इसका स्क्वायर है यहां पर SD का, जिसको हम वेरियांस ही बोलते हैं। तो यहां पर सॉल्व कर लेते हैं इसको आगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा कि 176 रूट के अंदर, और यहां से वैल्यू मिलेगी हमें 17892.9 प्लस, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 9317.88। तो यहां से हम इसको फाइनली सॉल्व करते हैं, फिर इसका हम रूट निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा 17892.90। पॉइंट 0064, इसका अंडर रूट निकाल लेंगे, आएगा 0.080। तो ये आ गई आपके पास क्या, t की वैल्यू आ गई। अच्छा, हमें यहां से टेब्यूलेटेड वैल्यू क्या गिवन है, टेब्यूलेटेड वैल्यू हमारे पास ये गिवन है हमारे पास। अच्छा, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला भी होता है। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम हम n-1 करके नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे पास यहां पर n 2 है। अच्छा, ये वैल्यू हमें गिवन है, यहां से ये वाली वैल्यू हमें गिवन है। अब कंपैरिजन कर लो और इससे पता चल जाएगा कि हमारा क्या है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है या एक्सेप्ट हो रहा है। तो यहां पर देखो, जो t की वैल्यू है वो लेस देन आ रही है हमारे पास। जब लेस देन आती है तो इसका मतलब क्या होता है कि जब लेस देन आएगी तो हम क्या बोलेंगे कि नल हाइपोथेसिस डू नॉट रिजेक्ट, यानी कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगा। रिजेक्ट नहीं होगा तो इसका मतलब एक्सेप्ट हो रहा है, तो जो इसने बात बोली है वो सेटिस्फाई होगी, यानी कि कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई, ठीक है। देखो, इस चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि ML अग्रवाल की बुक में कुछ दिया है, RD शर्मा में कुछ दिया है, और आपकी CBSE की हैंडबुक में कुछ दिया है। तो मैंने काफी स्टडी करके इस चैप्टर का मैंने आपको एक ही वीडियो में सब कुछ बता दिया। MCQs बता दिए, 1 सैंपल टी टेस्ट में फॉर्मूला बता दिया क्या लगाना है, और 2 सैंपल टी टेस्ट में फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको क्या लगाना है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ही अगर क्वेश्चन आ गया प्रैक्टिकल, तो इस तरीके से ही करके आना है। बस ये चीज आपने अगर सही करी है कि रिजेक्ट या एक्सेप्ट है, तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। कैलकुलेशन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। MCQ क्वेश्चंस अच्छे से करके आने हैं, क्योंकि MCQ क्वेश्चंस के लिए आपको थ्योरी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, जो कि वीडियोस बनी हुई हैं। डिस्क्रिप्शन पे सारी वीडियो का लिंक है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी से लेके इंपॉर्टेंट टर्म्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने MCQ के आपको करवा दिए हैं। इससे ज्यादा इस चैप्टर में और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 5 मार्क्स में मैंने आपको बता दिया, MCQs ज्यादा आएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का चांस कम है, अगर आया तो 2 मार्क्स में आएगा। MCQs 3 आएंगे, 3 मार्क्स के 3 MCQs हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से ये एक 1 शॉट वीडियो थी। ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे किसी अनदर चैप्टर के साथ, और ऐसे ही आप सपोर्ट करो चैनल को, शेयर करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल, और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।